हेलो हेलो हेलो। सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को प्यार भरा नमस्कार। वी आर लाइव टुडे एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में आकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी उतना ही प्यारा और अच्छा लग रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सेशन को लाइक कर दिया होगा और सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करना अभी के अभी। जी हाँ, अभी के अभी ज़रूर शेयर करना। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, डेली हमारी शाम के 7 बजे क्लास होती है। ये जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है आज ही से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस सीरीज में हम करने वाले क्या है। पहला क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या एसएससी के ही क्वेश्चन होंगे इसमें। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट होगा ये टारगेट होगा जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उन सभी के आए हुए, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। उन क्वेश्चन को हम लिंक करेंगे करंट अफेयर्स के साथ, और जो यूपीएससी या एसएससी के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ भी लिंक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत पसंद आने वाला है। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, बस आपको जो मेन कंसेप्ट है वो नोट करते हुए चलना है। ठीक है, समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, ये अभी एसएससी सीजीएल का रिसेंट एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और पढ़ लेते हैं क्या है। ये पूछ रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जैसे कि पता है दोस्तों आपको, इस योजना के अंतर्गत सभी को क्या मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक इंसान को, मतलब जो किसान है जिसकी थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसको 2-2 हज़ार की किस्त मिलती है। और कितनी किस्त मिलती है, ये आपकी 3 के आसपास किस्त मिलती है। ठीक है, पूरे साल में 3 किस्त मिलती है आपको। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है और ये कहाँ से लागू हुई थी, कब लागू हुई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो आपका योगी आदित्यनाथ जहाँ से सांसद भी रहे हैं और विधायक भी हैं गोरखपुर सीट से, वहाँ से ये योजना स्टार्ट हुई थी, याद रखना। और क्या क्या योजना आपको याद रखनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको एक किसान सम्मान निधि योजना होगी, जन धन योजना जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, जन धन योजना, ये भी एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जन धन योजना कब स्टार्ट हुई, जन धन योजना, सभी सभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करते हुए चलना। जन धन योजना जो स्टार्ट हुई थी बच्चों, आप सभी को पता है 2014 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, 28 अगस्त 2014। डेट जरूर याद रखना, पेपर में डेट ही पूछता है बच्चों। ठीक है, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई। और कौन सी योजना याद रखनी है, आपको याद रखनी है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सभी घरों में सिलेंडर मिले थे। और अभी करंट का क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये की सब्सिडी सभी को मिलेगी। ठीक है ना, तो उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। और कब स्टार्ट हुई थी, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। मेक इन इंडिया योजना सभी को याद रखनी है, मेक इन इंडिया योजना, मेक इन इंडिया योजना, मेक इन इंडिया योजना, ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इतनी याद रहेगा सभी को। जी हाँ, तो ये योजना है, कुछ आपको याद करते हुए चलना है, साथ के साथ मैं डेली भी रिकैप करता हुआ चलूंगा आपको। नंबर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था, कब किया था, तो बच्चों ध्यान रखना ये था 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त को 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो दिवस होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं, अभी रिसेंटली कुछ डे अनाउंस किए गए हैं, वे आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टअप डे, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 1 साल ही हुआ है स्टार्टअप डे,
जो स्टार्टअप डे है ये आपका 16 जनवरी को बनाया जाता है और अभी पहली बार बनाया गया है इस साल। स्टार्टअप डे आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको, राष्ट्रीय बाल दिवस याद रखना है। राष्ट्रीय बाल दिवस याद रखना है जो आपका 26 दिसंबर को बनाया जाएगा और इस साल जो बनाया जाएगा ये पहली बार बनाया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे है जो अभी रिसेंटली अभी अनाउंस हुए हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन आ गया। और देखो, इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी कि ये पेपर में आएगा दोबारा, ये तो नहीं आने का, क्योंकि ये आ चुका करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका करंट का क्वेश्चन है, पर इसको लिंक करेंगे कि करंट की और घटना क्या क्या हुई है अभी रिसेंटली। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से मत पढ़ना आप सभी। अब हम इस क्वेश्चन को लिंक करेंगे कि अभी जो जो हुआ है। दोस्तों, अभी से आपको पता है 2021 में T20 का मैच हुआ था क्रिकेट का। T20 क्रिकेट मैच हुआ था 2021 में। कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन पूछ सकता है। T20 का मैच जो हुआ था ये आपका UAE में हुआ था, दुबई में जिसको हम बोलते हैं। और ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसमें उपविजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अभी रिसेंटली एक चीज़ और हुआ था। अब अगर आपको याद हो, अभी 2021 में ओपन इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था। इसमें कौन विजेता रहा था? इसमें लक्ष्य सेन विजेता रहा था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस नाम को जरूर याद रखना, लक्ष्य सेन। और अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट और हुआ था जिसमें ओपन इंग्लैंड टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन का। उसमें उपविजेता आपका रहा है, उपविजेता रहा है आपका लक्ष्य सेन। इसका नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताइए ये किस खेल से संबंधित है, तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं लिंक करना चाहूँगा और अदर क्वेश्चन के साथ। ये कह रहा है कि भैया कथकली प्रदर्शन केलीकोट्टू के साथ आरंभ होता है, जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, उसके बाद थोड़ा ध्यान होता है। देखो कथकली, देखो ध्यान रखना, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको ध्यान रखना। कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों क्लासिकल डांस है केरल के। ठीक है, केरल, और ये डांस है किसके? केरल के। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के डांस है। और केरल की राजधानी है, जो केरला की राजधानी है वो है दोस्तों आपका मलयालम। मलयालम, ठीक है, मलयालम केरल की लैंग्वेज है। अच्छा, और क्या याद रखना है आपको केरल से रिलेटेड? अगर हम बात कर ही रहे हैं तो केरल से रिलेटेड एक बात और ध्यान रखना है आपको कि केरल में अभी एक चीज़ हुआ है जो अभी रिसेंट, अभी करंट अफेयर्स से साथ हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। केरल में भारत की पहली पेपरलेस सरकार जो हुई है, पहली पेपरलेस सरकार, वो केरल की ही हाई कोर्ट रही है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और केरल से रिलेटेड और क्या आप फैक्ट याद रख सकते हो? केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हो। और केरल के राज्यपाल कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये आपको कुछ बातें याद रखनी है और हम इसके ऑप्शन उठाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये भी पेपर में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ये भी किसी पेपर में आया हुआ है। सत्रिया या फिर बिहू भी आप याद रखना, सत्रिया और बिहू दोनों आपके असम के आपके डांस है यहाँ पे। ठीक है ना, असम के डांस है सत्रिया और बिहू। कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। कथक आपको पता है नॉर्थ इंडिया का नृत्य है, ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने कोई सा भी एग्जाम दिया हो, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आपके मैं पहले एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आपको मैं इंडिया का मैप दिखा देता हूँ, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ये मैप से ही मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 1 2 3 4 5 6 राज्यों के साथ घिरा हुआ है, 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है।
तो ये असम है जो बीचों बीच आ रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ भी सीमा बनाता है। अच्छा, जो अभी अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उसमें ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बांग्लादेश है, ये जो पूरा है ये वाला एरिया, ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है आपका। बांग्लादेश के साथ ये भी सीमा बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, और ये नहीं बनाता, ना ये बनाता, ना ही ऊपर वाला बनाता। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था निम्न में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे नागालैंड नहीं बनाता है, ठीक है ना, सीमा नहीं बनाता है, जबकि मैंने आपको बताया मेघालय, असम, त्रिपुरा ये सब आपके साथ सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे याद आ रहा है जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, रिसेंट तो नहीं बोल सकते, 2-3 साल पहले एक एग्जाम हुआ था यूपीएससी पीसीएस का, सॉरी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था। उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ बनती है। तो आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनती है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ बनती है, तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनती है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। ओके, अच्छा मैं आगे चलता हूं दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, जो भी एग्जाम दोगे आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो मैंने इसका पूरा झंझट ही खत्म कर दिया, मैंने पूरा चैप्टर ही उठा दिया आपका निर्वाचन आयोग वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद किससे हुई है। तो आपको ध्यान रखना 323A से हुई है। ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो ऑप्शन है 324, 325 से 322, इनको भी उठाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको चैप्टर पढ़ा देता हूँ निर्वाचन आयोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में यहाँ से आ ही जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग, क्या याद रखना है, इलेक्शन कमीशन। दोस्तों इलेक्शन जो कमीशन है संविधान के भाग 15 में आता है, संविधान के भाग 15 में आता है, और ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके आर्टिकल होते हैं। भाग 15 में आता है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होता है। अच्छा, जब हम भाग 15 की बात कर रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि संविधान में कितने भाग हैं टोटल। तो टोटल जो भाग हैं दोस्तों 25 हैं, पहले 22 हुआ करते थे, अब 25 है। अगर आपको 22 मिलता है तो 22 पे टिक करना, अगर आपको 22 और 25 दोनों मिलता है तो 25 पे टिक करना। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ संविधान की, तो अनुसूचिया के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। अनुसूचिया पहले 8 थी, पर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं बात संविधान की कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान कब अडॉप्ट किया गया और कब लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 25 के 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप देखना कितने क्वेश्चन बनेंगे, नोट करते हुए चलना। तो जो संविधान है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। इस डेट को याद रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, और जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी का, आपको पता है क्या होता है, 26 जनवरी को, बताया ना कौन सा दिवस है, बताओ 26 जनवरी को कौन सा दिवस है। हाँ, आप सभी को पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है। ये आपको पता है क्यों बनता है, सब पता है आपको। अच्छा दोस्तों, एक बात और मेरे मन में आई तो मैंने सोचा पूछ लूँ आपसे। आपको बताना 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी मुझे अभी बताइए, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये भी पेपर में 3-4 बार आ चुका है। यहाँ तक कि ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसकी बात कर लिया था, अब मैं कुछ आर्टिकल बता देता हूँ जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है।
324 आर्टिकल याद रखना है, 325, 326, 327, 328 और 329। ये अब मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग के जो आर्टिकल होते हैं 324 से 329 के बीच में होते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको कि निर्वाचन आयोग का जो 324वां आर्टिकल है, 324वां, ये निर्वाचन के बारे में बताता है कि निर्वाचन कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कैसे कैसे करना है, किसका निर्वाचन करना है, किसका नहीं करना है। जैसे प्रधानमंत्री का निर्वाचन होना है या फिर मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो आर्टिकल 243 के अंदर आता है। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 का आर्टिकल है। और आपको एक बात भी ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है और रिमूव भी राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 325वां आर्टिकल बोलता है कि जो मतदान सूची है वो बिना किसी धर्म, जाति, भेदभाव, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, 325 क्या बोलता है? 325 बोलता है कि जो मतदाता सूची है उसमें धर्म, जाति, वेश, लिंग का कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अपंग हो, चाहे कैसा भी हो, वो मतदाता सूची में होगा। ठीक है, 326वां आर्टिकल बोलता है कि भैया अगर आप अडल्ट हो, अगर आप वैक्स हो, तो आप मताधिकार रजिस्टर में अपना नाम दाखिल करा सकते हो। 327 आर्टिकल बोलता है कि भैया जो इलेक्टोरल रोल होता है उसको तैयार करना। जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन क्षेत्र घोषित हो जाता है कि ये वाला एरिया इस वाले परिसीमन क्षेत्र का होगा, ये इसका होगा। जैसे सीट होती है ना, जैसा अभी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, चुनाव से याद आया मुझे एक क्वेश्चन और बनाना है आपके लिए। ठीक है ना, और परिसीमन आयोग यहाँ पे गठन करता है। 328 ये बोलता है कि भैया 327 को छोड़कर अन्य क्षेत्रों का परिसीमन जो होता है राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, याद रहेगा। 329 क्या बोलता है कि 327 और 328 को छोड़कर किसी 327 और 28 के मामलों को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। 324 में निर्वाचन होता है, 325 में ये होता है कि भैया मतदाता जो सूची होते हैं उसमें लिंग, जाति, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 26 में ये कहा जाता है कि जो आप अडल्ट हो गए हो तो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो। 327 में ये होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कितना है। 328 ये बोलता है कि 327 को छोड़कर जो भी आर्टिकल हैं उनमें राज्य विधानमंडल का सीमा आ जाती है उसको डिसाइड करने की। 329 ये बोलता है कि 327 और 28 को छोड़कर जो भी मामला है उसमें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, याद रहेगा बात? ओके। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, आर्टिकल 243, इसको ध्यान रखना, 243 के, ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए लागू होता है। और 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जब ये लागू हुआ था। और जो कार्यकाल होता है, जो इसका निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है ना, एक मेरा क्वेश्चन एक करंट से रिलेट करता हूँ। जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयुक्त जिसको हम बोलते हैं, वो अभी रिसेंट इनकी अपॉइंटमेंट हुआ है, वे कौन है? सुशील चंद्रा थे पहले तो, सुशील चंद्रा। उनके स्थान पर कौन अपॉइंटमेंट हुआ है मुझे आप बता सकते हो? ठीक है ना, सुशील चंद्रा थे, अभी 15-20 दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वे नए घोषित हुए हैं निर्वाचन आयुक्त। वे कौन है बताइए? चलो ये आपका क्वेश्चन है, आप सभी मुझे इसको जरूर बताना। ठीक है, नहीं तो कल मैं इसको डिस्कस करूंगा जरूर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था निर्वाचन की। देखो ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन पे अटके हुए हैं, ये सोचना हम कंसेप्ट कितने सीख रहे हैं, फिर आपको हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि अभी चुनाव हुए हैं, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो चुनाव भी जरूरी है। अच्छा, अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, पीबी का मतलब पंजाब है, और मणिपुर में भी चुनाव हुए हैं। और कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में भी चुनाव हुए हैं। अच्छा, और कहाँ हुए हैं? अच्छा, यही चुनाव हुए हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, और अभी एक रिसेंटली मुख्यमंत्री और अपॉइंटमेंट हुए हैं त्रिपुरा के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है?
ये सारे मुख्यमंत्री आप बता सकते हो जल्दी मुझे। और ध्यान रखना जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी आएगा, ये मत सोचना कि सर आप ये करा रहे हो क्या करा रहे हो। हाँ जी सही कहा, उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी, पंजाब के श्री पंजाब के कौन है बताना सभी, बताओ। अभी नई सरकार गठन हुआ है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मणिपुर का बताइए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा ठीक है। अच्छा गोवा के बताइए, और त्रिपुरा के अभी अपॉइंटमेंट है वो उनका भी नाम बताइए। चलो ये ध्यान रखना सारे मुख्यमंत्री आप। अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताया। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो ये जो है पहले तो एसएससी में छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे कि बताइए ये कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, ये जगह कहाँ है, पर अभी एसएससी का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसे ऐसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वहां से कॉपी करने की कोशिश की है इन्होंने। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है, इसको ध्यान रखना, गलत पूछ रहा है। देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कुट्टूनाड है ये कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। ठीक है। और जो ये है कुट्टूनाड को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और ये एक रामसर स्थल भी है। और हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वर्तमान में रामसर स्थल भारत में कितने हैं? तो ध्यान रखना 49 है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कितने हैं? 49 है। और जो कुट्टूनाड है ये भी एक रामसर स्थल है। ओके 49 ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कर्नाटक का जिक्र हुआ है, कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है बच्चों वो होता है आपका कॉफी का। और कॉफी एक बागवानी फसल है, इसको ध्यान रखना, कॉफी एक बागवानी फसल है। ओके। और कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कर्नाटक के लिए? एक ध्यान रखना बच्चों, जो कर्नाटक है इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, इस बात को मुझे आप सभी बता सकते हो। कर्नाटक की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला ही गलत है इसमें। अच्छा ये इस क्वेश्चन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर देखो जो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान रखना। अभी बजट पेश हुआ है 2022 का, उस बजट में कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आने का, क्योंकि 21-22 का बजट है, यानी जो पिछले साल का बजट है उससे क्वेश्चन है। अब हमें 2022 का जो बजट है उसका ध्यान रखना है। 2022 के बजट में 30% टैक्स लगाने की बात की गई है, किस चीज़ पर? जो क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर 30% टैक्स लगाने की बात की गई है। ठीक है ओके। और जब हमारा बजट मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें भी आपको बता देंगे, ठीक है। अभी तो इस पॉइंट को ध्यान रखना आप सभी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं और एग्जाम में काफ़ी हद तक आते भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर, देखो पहली जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है केरल की। जो दूसरा है बच्चों उसको ध्यान रखना, वो लक्षद्वीप की है। किसकी है? लक्षद्वीप की। अब मेरा एक क्वेश्चन है, गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? भारत का पहला घर घर जल पहुंचाने वाला राज्य कौन है? और एक क्वेश्चन और है, अभी युवा महोत्सव हुआ था, युवा महोत्सव 2022, ये कहां पर आयोजन हुआ था? तो ये कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन मैंने यहां से लिंक कर दिए। तो रेबीज मुक्त जो है भारत का पहला राज्य वो गोवा है। घर जल योजना वाला पहला राज्य गोवा है। युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में हुआ था। ठीक है बच्चों, पुडुचेरी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना आप सभी। इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। मकबरा चीनी रोजा कहाँ पर स्थित है? सबको पता है आगरा में स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे आपको याद रखनी है।
जैसे औरंगाबाद में किसका मकबरा है, आप सभी मुझे बता सकते हो, काफ़ी फेमस है मकबरा औरंगाबाद का। दिल्ली का भी आपको याद रखना है, दिल्ली में किसका मकबरा है। औरंगाबाद में याद रखना है, दिल्ली में याद रखना है, और आगरा का भी याद रखना है। आगरा में तो बहुत सारे मकबरे हैं वैसे, ठीक है। जी हाँ, चलो आप मुझे बता सकते हो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये कुछ है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी। तो बच्चों ध्यान रखना, स्वदेश दर्शन, यानी पूरे देश की दर्शन कराने की इसमें बात हुई थी, ठीक है ना। कि जो भी यहाँ पे बुजुर्ग है उनको यहाँ पे घुमाने फिराने की बात हुई थी, तीर्थ स्थल पर ले जाने की बात हुई थी, उसको ही हम बोलते हैं स्वदेश दर्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को एलर्जी कहा जाता है, या बायोलॉजी का भी क्वेश्चन मान सकते हो आपको। देखो और क्या आपको याद रखना है दोस्तों, देखो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। अब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण, अगर जहाँ पर हम रह रहे हैं, पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आवश्यकता से अधिक कुछ चीज़ उपस्थित हो जाती है तो वो पर्यावरण का रूप ले लेती है, ठीक है। ओके, अब हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो खासकर एग्जाम में देखे जाते हैं। कुछ एक्ट है इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था 1974 में, ठीक है। एक आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और नियंत्रण बोर्ड और निवारण अधिनियम, ये 1981 का अधिनियम है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1981 में ही भारत सरकार ने क्या काम करा, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों को आपस में मिला दिया और एक नया गठन कर दिया जिसको हम बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दोनों को आपस में मिलाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना दिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना 1974 में हुई। अभी तुम क्या होगी कि सर मिलाए तो 1981 में, फिर स्थापना 1974 में कैसे होगी। देखो बच्चों, ये 1974 में हुई थी ना, तो इसके अपेक्षा ली गई थी यहाँ पर, यानी जो डेट है इसके हिसाब से है। अच्छा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्रदूषण से मुझे एक बात ध्यान आई, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, आप सभी मुझे बता सकते हो, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो अभी रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें ढाका, इस्लामाबाद और दिल्ली, इन तीनों की रैंकिंग में नाम है। दिल्ली 5वें नंबर पे है, ये 3रे नंबर पे है, और ढाका 2रे नंबर पे है, ठीक है, शायद पहले नंबर पे है, ठीक है ना। ओके, ये बात ध्यान रखना। और एक ध्वनि प्रदूषण की भी रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वैसे तो। ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये आपका बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उस रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर होती है, मुरादाबाद में होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये हमने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत की साहित्य कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, ये जो आपकी रचना है मली मालविका मित्रम, ये जो है आपकी कालिदास की रचना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है किसकी है, कालिदास की है।
और ये कालिदास का नाटक है एक, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन है। अरे 50 यूं मान लो 8-9 क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन में देखते रहना कैसे। पहला क्वेश्चन, मालविका मित्रम किसका नाटक है? कालिदास का है। अच्छा, और मुद्रा राक्षक, मुद्रा राक्षक किसकी रचना है? बताइए। बताइए दोस्तों। नहीं पता? अच्छा चलो ये बताइए। ये तो खैर ठीक है। मैं भी क्या मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो, मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की रचना है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, कादम्बरी किसकी रचना है? भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखो, कादम्बरी बाणभट्ट की है, बाणभट्ट की। अरे नोट करते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अच्छा, कौटिल्य की, कौटिल्य का नाम क्या है? कौटिल्य को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? जी, कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। और इसकी रचना क्या है? इसकी रचना है अर्थशास्त्र, और ये राजनीति से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लिया होगा मुझे यकीन है। विष्णु शर्मा की रचना क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, विष्णु शर्मा की जो रचना है वो है आपकी, नाम भूल रहा हूँ, मेरे नाम से एकदम क्लिक नहीं हो पा रहा नाम, एक सेकंड रुकना। विष्णु शर्मा की है, चलो इतना अगली देख लेते हैं। पाणिनि, पाणिनि की रचना कौन सी है? पाणिनि तो राइटर हो गए ना, तो पाणिनि की रचना कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था ना, उसमें ही क्वेश्चन आया, ठीक है। ओके, हाँ देखो मेरे याद आ गया, विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र है। अभी फिल्म आई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक डायलॉग था जहाँ पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा है। तो पंचतंत्र के जो राइटर हैं वो विष्णु शर्मा है, ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं जो आप नोट कर सको, बताओ या नहीं? जी हाँ, तो लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। पतंजलि किसने लिखी थी? पतंजलि किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र मैं आपको बता चुका हूं। एक और ध्यान रखना, न्याय सूत्र, ये सारी प्राचीन हिस्ट्री की बुक है। न्याय सूत्र किसकी है? नागानंद किसकी है? गीत गोविंद किसकी है? ठीक है, ये चार ध्यान रखना। पतंजलि, पतंजलि जो लिखी है ये महाभाष्य ने लिखी है, महाभाष्य ने। न्याय सूत्र जो लिखी है ये गौतम ने लिखी है। और जो नागानंद है ये हर्षवर्धन ने लिखी है। और गीत गोविंद जो लिखी है वो जयदेव ने लिखी है। अच्छा, मुझे हर्षवर्धन से एक बात याद आ गई, बता दूं आप सभी को। हर्षवर्धन से मुझे एक बात याद आ गई। एनिसेट हिस्ट्री में यानी प्राचीन इतिहास में एक क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताना बच्चों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ये बीएड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीएड में आया था पेपर में 2020 के आसपास। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। यहाँ से देखो कितनी नॉलेज आपको मिली। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के त्योहार और पर्व आपके पेपर में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के त्यौहार और पर्व आप सभी के एग्जाम में आ जाते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। देखो कह रहा है कि कौन सा उत्सव पूर्णिमा के दिन नहीं बनाया जाता। दोस्तों अभी सभी आपको पता है,
अभी बुद्ध पूर्णिमा गई थी, बुद्ध पूर्णिमा बनाई गई थी अभी। और आप सभी को पता है पूर्णिमा के दिन ही तो बनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। किसके उपलक्ष्य में बनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? सर इस दिन क्या हुआ था, जो भगवान गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही पावन दिन होता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इनका बताइए जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नेपाल में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें गया में हुई थी, जो बोध गया बिहार में है, ठीक है। और गया में ही एक भगवान गौतम बुद्ध की लेटी हुई आकृति में एक बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई जा रही है, बोल सकते हैं एक, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रतिमा। बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है वो गौतम बुद्ध की, गया बोध गया में ही बनाई जा रही है बिहार में, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, रक्षाबंधन तो आप सभी को पता है, रक्षाबंधन जो है वो पूर्णिमा के ही दिन बनाया जाता है। और अभी रक्षाबंधन आने वाला है अगस्त के आसपास, हाँ अगस्त में आने वाला है। शब-ए बारात आपको पता है अभी आया था ये, शब-ए बारात। और आपको पता है शब-ए बारात जो आया था अभी, हमारा भी कोई त्यौहार था, जी हाँ, शब-ए बारात के दिन हमारा एक त्यौहार था, आप सभी को याद होगा, जिसको बोलते हैं हम, नवरात्रे चल रहे थे हमारे, ठीक है। ईद उल फितर ये पूर्णिमा के दिन नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। ये आपका अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से मैं आपको इतने कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, आपको वाकई में ही ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में पढ़ाई हो रही है, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी चलो मैं पहले क्वेश्चन का जिक्र कर लेता हूँ, या पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करना, फिर क्या होगी कि हाँ सर जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो CAG की बात कर रहा हूँ मैं। CAG क्या होता है ये नोट करते हुए चलना, ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। CAG का मतलब होता है आपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अच्छा, क्या ये संवैधानिक संस्था है? क्या संविधान में इसका जिक्र है? जी हाँ, ये एक संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल 148 में इसका जिक्र है, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र है, वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है। सर इसका काम क्या होता है? और ये देश की सबसे बड़ी बोल सकते हैं लेखा परीक्षक संस्था है। इसका काम होता है बच्चों, जो आपका जांच करना, जो मतलब सरकार जो खर्चा कर रही है ना, उस खर्चे का जांच करना, वो CAG का काम होता है, ठीक है ना। अच्छा, और जो ये जांच करने वाली रिपोर्ट है, सपोज करो जांच कर दी इन्होंने, जो जांच करने की वार्षिक रिपोर्ट होती है कि हमने इस रिपोर्ट में ये पाया, हमने ये काम किया, कि यहाँ पे ये घोटाला पाया गया, सरकार ने ये करा ये करा, जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये केंद्र, यानी अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्य की अगर हम बात करते हैं, राज्य का भी ये CAG होता है, वो राज्यपाल को देता है, यानी गवर्नर को देता है, ठीक है। जो वार्षिक रिपोर्ट होता है केंद्र में राष्ट्रपति को देता है, राज्य में गवर्नर को देता है। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो आपका CAG होता है इसको एक नाम से और बुलाया जाता है वित्त का संरक्षक। वित्त का संरक्षक किसको कहा जाता है आप सभी को पता होना चाहिए, CAG को कहा जाता है। और एक ध्यान और रखना, PAC का मतलब होता है दोस्तों लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और आपका CAG दोनों को आपस में बोलते हैं कि भैया एक दूसरे के मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों एक दूसरे पे जांच पड़ताल करते हैं कि भैया कोई घपलाबाजी ना कर दे, अगर ये करता है तो ये इसकी जांच करेगा, ये इसकी जांच करेगा, मतलब सही अरेंजमेंट है यार, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और क्या है? अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो CAG का जो चेयरमैन होता है, यानी जो इसका अध्यक्ष होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाता भी कौन है इसको, रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, पर संसद की सलाह पर करता है, विशेष बहुमत के साथ, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है?
इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष की आयु, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो उनसे भी पहला हो जाती है वही इसका कार्यकाल होता है। कार्यकाल समझ में आ गया। अच्छा, और क्या होता है, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये रिजाइन भी अपना राष्ट्रपति को ही देता है। यहाँ पे मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, नोट ए राज्य, राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। सेंटर में रिजाइन और शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाता है, अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति दिलाता है, हटाएगा भी राष्ट्रपति, पर किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर। ठीक है। और इसकी जो रैंक होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी रैंक होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल होता है, बराबर इसकी रैंक होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रैंक होती है। पर यार एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो आपका कोई सीएजी है, जैसे मान लो अभी वर्तमान में जो सीएजी है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। मान लो इनका रिटायरमेंट हो गया, अभी वर्तमान में है, मान लो गिरीश चंद्र मुर्मू का रिटायरमेंट हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद ये क्या होगा, ये किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर पाएंगे, किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकता है, यानी काम नहीं कर सकते किसी भी कार्य सरकारी पद पर। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? आया ना समझ में? अच्छा, पहले फर्स्ट सीएजी कौन थे? फर्स्ट सीएजी, जो फर्स्ट सीएजी थे वे थे वी नरहरि राव। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो वर्तमान वाला मैंने बताया है गिरीश चंद्र मुर्मू, वो भी इंपॉर्टेंट है, और पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, वी नरहरि राव। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड? जी हाँ, ये संविधान के भाग 5 में है, इसका जिक्र है बहुत अच्छे से। संविधान के भाग 5 में जिक्र है। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से, यानी संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है ना। और ये आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये आर्टिकल में 148 से लेकर 151 के बीच होता है। और दोस्तों आर्टिकल में भी यही जिक्र है कि ये दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकारी नौकरी पर रिटायरमेंट के बाद काम करें। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल के अंदर यही बता रखा है। पर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 148 से 151, क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जिसमें ये पूछ लिया था कि बताइए सीएजी के आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं। 148 से 151 के बीच में होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? अच्छा, एक संस्था और है, ये तो मैंने सीएजी बताया, सीजीए एक संस्था और होती है जो कार्यकारी संस्था होती है बस। ठीक है, कार्यकारी संस्था होती है। इसका एक अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, इसके जो अध्यक्ष बनी है, इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह, इस बात को भी ध्यान रखना। देखो ये सीजीए नहीं है, ये सीएजी नहीं है, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं है, ये सीजीए है। ओके, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जंप मार लेता हूँ। अब मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। कह रहा कौन सा कथन सही है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी सर, आपने अभी अभी बताया, बिल्कुल ठीक बात है। सीएजी को पद से केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान अधिकार पर पद से हटाया। मैंने बताया था रैंक जज के समान होती है, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकारी के अधीन आगे के पद पर लिए पात्र नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। अब आसान लग रहा है ना, तो बस इसका ही आंसर हो जाएगा। अब मैं फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। वैज्ञानिक गन्ना और बैंगन पर अपने उल्लेखित कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जानकी अम्मा, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक गन्ना और बैंगन पर अपने उल्लेखित कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना जानकी अम्माल। ध्यान भी नहीं रखोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1887 में भारत को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया था? देखो जी, देखो एक बात ध्यान रखना, 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखो मेरी बात ध्यान रखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, 1907 में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, जो कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1907 की बात कर रहा हूँ।
1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपका, किसने की थी बताना जरा। बताना स्टूडेंट्स। जी, दादा भाई नौरोजी। नहीं, दादा भाई नौरोजी ने नहीं की। अच्छा, ये तो हो गया। देखो ये अधिवेशन पूछता है कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, सूरत में हुआ। अच्छा, 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। ठीक है। अंबिका चरण चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, इस वाली लखनऊ अधिवेशन की, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था 1916 में। 1907 में क्या हुआ था दोस्तों, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों टूट गए थे आपस में। नरम दल और गरम दल दोनों आपस में टूट गए थे। पर 1916 का अधिवेशन, जब यहाँ पे 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे, तो इसमें ये भी आए थे, गांधी जी भी इसमें ज्वाइंट हो गए थे। और इन्होंने क्या काम करा, नरम दल और गरम दल को आपस में मिला दिया था 1916। मैंने आपको बता दिया किसने करा था। 1924 का ध्यान रखना, कानपुर अधिवेशन है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप सभी को पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अच्छा, भारत की पहली, एक क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी जो महिला थी, पहली सीएम जो थी महिला थी वो कौन थी, बताना जरा। भारत की पहली महिला सीएम, जी, सुचिता कृपलानी, बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का 42वां संविधान, देखो ये कुछ संविधान संशोधन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। अच्छा, अगर 44वां पूछता है तो ध्यान रखना 1978 में हुआ। अच्छा, अगर पूछता है, ओके, ये काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं 42वां और 44वां, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रियो डे जनेरा, ये आपका पर्यावरण से संबंधित एक फंक्शन हुआ था। रियो डी जनेरिया, ये जैव विविधता का पहला प्रयास था जो 1992 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं पर्यावरण से संबंधित कुछ और समझौते आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, 1985 में वियना समझौता हुआ था। और आप सभी को पता है वियना कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1987 में एक समझौता हुआ था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार आ चुका। 2016 में किगाली सम्मेलन हुआ था, किगाली सम्मेलन, अफ्रीका का एक शहर है किगाली, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था 2016 में। 1992 में आपको बता चुका हूँ रियो डी जेनेरिया सम्मेलन हुआ था, जो पहला प्रयास था जैव विविधता को बचाने का, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे आपको याद रखने। ओके, बुक आ गई भाई, बुक तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन सी बुक किसकी है। बाई गॉड्स डिक्री पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो कपिल देव की है। और कपिल देव क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, अभी एक फिल्म आई थी 83, दिसंबर के आसपास ही है, जनवरी में आई थी, 83 मूवी आई थी, जिसमें कपिल देव का जो रोल अदा किया था वो किया था रणवीर सिंह ने अदा किया था। और रणवीर सिंह को इस रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और बेस्ट मूवी कौन सी थी, पुष्पा। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, कीर्ति सनेन, किस मूवी के लिए, मिम्मी के लिए। ओके, ध्यान रखना। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो भाई कुछ पॉइंट याद रखना बच्चों। जैसे मैं कुछ आपको ऑटोबायोग्राफी बता रहा हूँ कि किसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
इसको ध्यान रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड की। ठीक है, पंचतंत्र मैं आपको बता चुका हूँ विष्णु शर्मा की है। कामायनी आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद की है। पंचतंत्र में आपको बता चुका। मधुशाला आपको पता होगा हरिवंश राय बच्चन की है। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये आपको पता होना चाहिए। गोदान के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है या बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और क्या आपको ध्यान रखना है? अच्छा, अभी रिसेंट एक एग्जाम और हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मीमांसा सूत्र के राइटर कौन है? ये पेपर में आया था, तो ध्यान रखना जेमिनी थे। एक सेकंड, लिखने में दिक्कत हो रही है। जेमिनी, मीमांसा सूत्र के राइटर जेमिनी थे। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्या है? एक बुक और है जो अभी एग्जाम में आई थी, मिसिस फनी बोन्स। मिसिस फनी बोन्स किसकी हो सकती है? अब बताओ, फनी फनी वाले काम कौन करता है फिल्मों में? अक्षय कुमार। और मिसिज है तो अक्षय कुमार की बहू होगी। अक्षय कुमार की बहू ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना, याद रहेगा। एक और ध्यान रखना, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में आया था। ये है अबुल अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये 3-4 रचना आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय धारा नदियाँ जो समुद्र में नहीं मिलती। देखो, आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि भाई राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, अंतर्राष्ट्रीय धारा नदियाँ। ठीक है ना, ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? रजनीकांत को मिला था। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, 52वां किसको मिला बताना? 52वां मिला था दोस्तों, 52वां मिला था आपका मनोज वाजपेयी और धनुष को। ठीक है, याद रहेगा सभी को। जी हाँ, सेवाल आमतौर पर इनमें से किस में नहीं पाया जाता? देखो, सेवाल का काम होता है ऐसी जगह पर उपस्थित होना जहाँ पर वाटर हो, जहाँ पर एक मृद वातावरण हो, जहाँ पर एक एटमोस्फेयर वाला वातावरण हो, तो यहाँ पे सूक्ष्म पत्थर में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, देखो आपको पता होगा ना सेवाल क्या होता है। लाइकेन एंड कवक, ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी की किताब अल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि आपको पता है अल बरूनी कहाँ से आया था? अरब से आया था। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आ चुका है, और आपको पता है फिजिक्स तो उड़ाने में आप एक्सपर्ट हो। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की इकाई है? वोल्ट किसकी है? विभव की है या विभवांतर की है? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसकी है बताना? जूल प्रति सेकंड। अच्छा, नहीं पता, चलो अभी बताऊंगा। पास्कल किसकी है? दाब की है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की है। वैसे ऊर्जा की जूल भी होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आई है?
ओके, तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप सभी मुझे ज़रूर बताना, और अभी बता सकते हो चाहो तो, या फिर बाद में, जो भी जैसा आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। और आपको बताना यार कुछ मज़ा आया है, या मैंने क्वेश्चन ही कराया आपको, या फिर ऐसी टाइम पास हुआ, ज़रूर बताना।